ठीक है, हम लोग देखेंगे आज बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, RE, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज बायोलॉजिकल मटेरियल डेराइव्ड फ्रॉम लिविंग और रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी बायोमास एनर्जी क्या है? जो बायोलॉजिकल मटेरियल जो कि लिविंग है या रिसेंटली लिविंग माने कुछ समय पहले ही उनका जो है डिकम्पोजिशन या डेथ वगैरह जो हुए हैं, उनसे जो एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है, उसको बायोमास एनर्जी कहते हैं। और इसके पहले मैं आपको बायोमास एनर्जी और फॉसिल फ्यूल एनर्जी में क्या अंतर है, मैं आपको डिफरेंशिएट इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं। अब ये जो बायोमास एनर्जी है, ये मेनली 3 सोर्सेज से प्राप्त किया जाता है। एक तो वुड एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम पल्पिंग। वुड से एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं? वो वुड को डायरेक्टली जला करके नहीं, वुड की पल्पिंग की जाती है। हमारे जब लुगदी या पेपर बनाया जाता है वुड से, ठीक है, तो उसमें से कुछ एक वेस्ट मटेरियल निकलता है लिक्विड रूप में, जिसको कहा जाता है ब्लैक लिकर, और वो ब्लैक लिकर से भी जो है बायोमास एनर्जी बनाया जाता है। दूसरा होता है वेस्ट। वेस्ट में 2-3 प्रकार के वेस्ट आते हैं, जैसे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, यानी हमारे नगर निगम वाले जो कचरा वचरा हमारे यहां से उठा के ले जाते हैं, उन सारे कचरों को कहा जाता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट, मैन्युफैक्चरिंग में माने अगर कोई ऐसा बायोलॉजिकल आइटम निकलता है, ठीक है, इसके अलावा डोमेस्टिक लेवल पे हमारे यहाँ जो निकलता है घरों में जो सड़े हुए फल फूल, ठीक है, उसको कहा जाता है लैंडफिल गैस। हमारे घरों में जो फल फूल वगैरह सड़े हुए चीजें होते हैं, उनको यदि काफी समय तक डंप कर दिया जाए तो उनसे मीथेन गैस निकलने लगती है। उसी मीथेन गैस को लैंडफिल गैस या बायोगैस कहा जाता है। तो दूसरा हो गया वेस्ट से एनर्जी प्राप्त करना। तीसरा होता है बायोमास एल्कोहल, या इसी को एथेनॉल कहते हैं। और इसको कैसे प्राप्त किया जाता है? इसको जो एडिबल आइटम होते हैं, जैसे सुगर मोलेसेस है, कॉर्न है, सोयाबीन है, पोटैटो है, स्वीट सोरगम है, ऐसे बहुत सारे आइटम जो हम पहले समझ चुके हैं, उनका फर्मेंटेशन करके एल्कोहल बनाया जाता है। उस एल्कोहल को बायोमास एल्कोहल, बायोएथेनॉल या एथेनॉल कहा जाता है। ठीक है, तो एथेनॉल वैसे 2 प्रकार के होते हैं। एक सिंथेटिक, यानी जिसको लेबोरेटरी में डिफरेंट केमिकल पदार्थ मिलाकर के बनाया जाता है, और एक होता है जिसको बायोलॉजिकल मटेरियल से बनाया जाता है, उसको बोला जाता है बायोएथेनॉल। तो यहां पर हम जिस एथेनॉल की बात कर रहे हैं वो है बायोएथेनॉल, क्योंकि इसको बायोटिक मटेरियल से प्राप्त किया जा रहा है। अब जो है हम लोग देखते हैं एथेनॉल क्या है, और ऐसा एथेनॉल जिसको बायोटिक मटेरियल से प्राप्त किया जाए उसको गैसोलीन भी बोलते हैं। तो ये है क्या एक्चुअली? ये लिक्विड एथिल अल्कोहल है। केमिकल रूप से जो एथेनॉल होता है वो लिक्विड एथिल अल्कोहल है। अब इस लिक्विड अल्कोहल के 2 अलग अलग उपयोग हैं। यदि ये 95% तक प्योर है तो इसको बोला जाता है रेक्टिफाइड स्प्रिट, और इसका उपयोग लिकर इंडस्ट्री में शराब बनाने में, इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर ये 99% प्योर है तो इसका उपयोग पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग करने में, यानी मिलाने में किया जाता है, और सही अर्थों में इसे ही बायोएथेनॉल कहा जाता है। ठीक, अब एक आंकड़ा यहां पर मैं आपको बताता हूं। यदि हमारे पास 1 टन शुगर कैन है, यानी 1000 किलोग्राम ऑफ शुगर कैन वी आर हैविंग, यानी गन्ना हमारे पास 1000 किलोग्राम है, तो उसमें से 115 किलोग्राम शुगर बनती है और 45 किलोग्राम मोलेसेस बनता है। मोलेसेस माने उसका वो जो वेस्ट मटेरियल होता है। इस मोलेसेस से लगभग 10.8 लीटर एथेनॉल उसके फर्मेंटेशन से बनता है। लेकिन जब हमें गन्ने से बायोएथेनॉल बनाना होता है तो हम शुगर को नहीं बनाते। ठीक है, तो इफ नो शुगर, यदि हमें शुगर नहीं बनाना है, देन 1 टन शुगर केन से हमें 84.4 लीटर एथेनॉल की प्राप्ति हो सकती है। और इसके लिए हाल ही में सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि शुगर केन से एथेनॉल बनाया जा रहा है तो उसके लिए नो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस इज नीडेड। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट से किसी प्रकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब यहां पर अभी हाल ही में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है इंडिया में जो डीजल पेट्रोल वगैरह बेचती हैं, परचेजेस एथेनॉल फ्रॉम शुगर मिल्स अंडर एपीएम। मैं आपको इसके पहले ही बता चुका हूं कि एथेनॉल एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म एपीएम के अंतर्गत आता है, जिसमें
जो एथेनॉल की कीमत है वो सरकार तय करती है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज प्रोक्यूरमेंट प्राइस ऑफ एथेनॉल। ठीक है, ये भी हम पहले सब चर्चा कर चुके हैं इसके पहले। बायोमास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, बायोमास को एनर्जी में 3 तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। एक, डायरेक्टली हमारे पास जो बायोमास है उसको बर्न करके, जैसे लकड़ी है, कोयला है, उसको ठीक है, तो उसको या पत्ते हैं या कोई भी ऐसा बायोमास है उसको जलाकर के जो एनर्जी प्राप्त की जाती है। ठीक है, एक तरीका बायोमास से एनर्जी प्राप्त करने का ये है। दूसरा होता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब हमारे पास जो बायोटिक मटेरियल है, सड़ा गला या सही भी जो भी बायोटिक मटेरियल है, एनिमल वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, ठीक है, किसी भी प्रकार का, लेकिन वो ऑर्गेनिक आइटम होना चाहिए, बायोटिक आइटम होना चाहिए। ठीक है, तो यदि उसको डीकम्पोज कर दिया जाए तो उससे एक गैस निकलने लगती है जिसको बायोगैस या लैंडफिल गैस कहते हैं। और बायोगैस एक एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है जिसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तीसरा तरीका होगा फर्मेंटेशन। यदि हमारे पास जो बायोटिक मटेरियल है यदि उसको फर्मेंटेशन कर दें, फर्मेंटेशन एक लॉन्ग प्रोसेस है, देन द डीकम्पोजिशन, तो इससे एल्कोहल बनती है और इसी एल्कोहल को बायोएथेनॉल या एथेनॉल कहा जाता है। ठीक है, ये जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है, जब कमर्शियल लेवल पर बायोमास से हमें बायोएथेनॉल बनाना होता है तो ये काम बायो रिफाइनरीज में किया जाता है। और बायो रिफाइनरीज क्या है, इंडिया में कहां कहां सेटअप किए जा चुके हैं, ये भी हम इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि इंडिया में जो बायोमास एनर्जी है उसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा किस स्टेट में है और कौन सा स्टेट अभी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उसका कर रहा है। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल उत्तर प्रदेश पंजाब में है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश और फॉलोड बाय महाराष्ट्र। यदि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माने जो वर्तमान प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है बायोमास एनर्जी का, तो महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक। ठीक है, ये आंकड़े हो गए। भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि 2022 तक हम 10 गीगावाट एनर्जी बायोमास से जनरेट करेंगे। ठीक है, अभी इसकी जो क्षमता है वो लगभग 3.5 गीगावाट है। बेस्ट ये जो बायोमास से एनर्जी है अभी वर्तमान में कितना प्राप्त कर रहे हैं, 3.5 गीगावाट के बराबर। हमें इसको 10 गीगावाट बढ़ाना है और हमारे यहाँ टोटल पोटेंशियल 18 गीगावाट तक है। यानी अगर हम इस सेक्टर पर बहुत ज्यादा ध्यान दें तो हम 18 गीगावाट तक एनर्जी पैदा कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो बायोमास एनर्जी है इसके अंतर्गत कई प्रकार की एनर्जी आती है। ठीक, एक तो आ जाती है आपका बायोगैस एनर्जी, ठीक है, दूसरी आपकी हो जाती है बायोडीजल एनर्जी, तीसरी हो जाती है आपकी बायोएथेनॉल एनर्जी। ठीक है, इसी प्रकार कई प्रकार की एनर्जी जो है, वेस्ट टू एनर्जी, तो ये सब बायोमास एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अब हम इसी के अंतर्गत एक और टाइप होता है वेस्ट टू एनर्जी। अगर हम इसको देखें तो इंडिया में इसका जो प्रोडक्शन है, वेस्ट टू एनर्जी का मतलब जो हमारे डोमेस्टिक घरों से जो वेस्ट पदार्थ निकलता है ऑर्गेनिक रूप में, ठीक है, फल सब्जी ये सब चीजें, उससे जो एनर्जी पैदा की जाती है। इसके अलावा ये जो वेस्ट टू एनर्जी है ये 2 प्रकार की होती है, एक डोमेस्टिक लेवल पर और दूसरा म्यूनिसिपल लेवल पर। म्यूनिसिपल लेवल पर एनिमल वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट आते हैं, डोमेस्टिक लेवल पर एग्रीकल्चर वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट आते हैं। तो वेस्ट टू एनर्जी इंडिया में इन अवशिष्ट पदार्थों से एनर्जी बनाने का सबसे बड़ा जो स्टेट है तमिलनाडु, फॉलोड बाय महाराष्ट्र और फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। वेस्ट टू एनर्जी जनरेट करने के लिए इंडिया में जगह जगह कुछ पावर प्लांट लगा रखे हैं। इन पावर प्लांट्स की संख्या वर्तमान में है 186, जिनकी टोटल कैपेसिटी है 317 मेगावाट। ठीक है, ये वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट जो होते हैं इनकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 3 मेगावाट ऐसे। ठीक है, अब ये जो वेस्ट टू एनर्जी है इनके टोटल 186 प्लांट है। इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। भारत में इनकी संख्या है 5 और इनकी टोटल कैपेसिटी है 66। तो 186 में से 5 चले गए तो बन गए, बच गए 181। ये 181 जो है ये रेस्ट टाइप ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है और इनकी टोटल क्षमता है 251 मेगावाट। अब ये जो टेक्नोलॉजी है वेस्ट से एनर्जी, वेस्ट पदार्थ से एनर्जी निकालने की जो टेक्नोलॉजी होती है, साइंटिफिक भाषा में उस टेक्नोलॉजी का नाम है पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये जो वेस्ट टू एनर्जी का जितने पावर प्लांट लगे हुए हैं, या तो इसको म्यूनिसिपल बॉडीज ने लगाए हैं या प्राइवेट सेक्टर ने लगाए हैं। ठीक है,
इंडिया का पहला गवर्नमेंटल माने भारत सरकार की किसी मिनिस्ट्री द्वारा पहली बार कोई वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा भुवनेश्वर। ठीक है, तो इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंटल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इज सेट अप बाय इंडियन रेलवे, और इंडियन रेलवे में भी इंडियन रेलवे के कई डिपार्टमेंट हैं, ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा लगाया गया है भुवनेश्वर में। इट इज ऑल्सो वर्ल्ड्स फर्स्ट पेटेंटेड हेट्रोजेनस कैटालिटिक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। ठीक, चलिए अब यदि हम वर्ल्ड में देखें, पूरी दुनिया में जो बायोमास एनर्जी है उसका प्रोडक्शन कहां सबसे ज्यादा होता है, एब्सोल्यूट टर्म्स में और परसेंटेज टर्म। तो एब्सोल्यूट टर्म में यूएसए इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बायोमास एनर्जी, फॉलोड बाय ब्राजील एंड फॉलोड बाय जर्मनी, चौथे नंबर पे अर्जेंटीना, पांचवें नंबर पे चाइना। इंडिया का इसमें कोई रैंकिंग बहुत पीछे है। यदि परसेंटेज वाइज पे देखें तो कतर 93%, सिंगापुर 81%, गुयाना 80%, मॉरिशस 78%, क्यूबा 75%, थाईलैंड 70% और हंगरी 65%। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हो गए। ठीक, अब एक जनरल इंफॉर्मेशन नीति आयोग की वेबसाइट से मिली है कि भारत में प्रतिवर्ष 62 मैट्रिक टन या मिलियन टन भी उसको कह सकते हैं, 62 मिलियन टन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का मतलब है हमारे घरों से पन्नी, पॉलिथीन, फूटी हुई सीसी, जो भी कचरा हम अपने घरों से निकालते हैं और म्यूनिसिपालिटीज वाले आकर के उसको इकट्ठा करते हैं। गाड़ी आती है ना स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत, उसमें जितना कचरा इकट्ठा होता है तो प्रति साल उसकी जो हमारे यहाँ जो इकट्ठा होने वाला कचरा है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इसमें 62 मैट्रिक या मिलियन टन का जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो इकट्ठा होता है। इसमें से 80% को जो डंप किया जाता है वो बहुत अनसाइंटिफिक और अनहाइजेनिक तरीके से उसको डंप किया जाता है, जिससे बाद में चलकर के विभिन्न प्रकार की बीमारियां इत्यादि पैदा होती हैं। अगर हम इस 62 मैट्रिक टन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का साइंटिफिक और प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं तो हमें इससे क्या क्या मिल सकता है। नंबर 1, 419 मेगावाट हमको एनर्जी मिल सकती है, पावर मिल सकता है। 1.3 मिलियन क्यूबिक मीटर बायोगैस मिल सकता है। इस बायोगैस से यदि हम इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहें तो इस बायोगैस से हम 72 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। 5.4 मिलियन मेट्रिक टन कंपोस्ट माने खाद बना सकते हैं, और अगर हम इसका साइंटिफिक मैनेजमेंट करते हैं तो 1240 हेक्टेयर लैंड फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा तो मतलब अभी 62 मैट्रिक टन जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मिलता है, अगर उसको डंप करना है, कहीं पर ले जाके इकट्ठा करना है, तो उसके लिए कितने लैंड की जरूरत पड़ेगी, 1240 हेक्टेयर लैंड। लेकिन अगर हम उसका साइंटिफिक ढंग से डिकम्पोजिशन कर दें तो इतना जो ये जगह है ये भी फ्री हो जाएगा, बीमारियां नहीं होंगी, एनर्जी पैदा होगी, खाद बनेगा और तमाम प्रकार की चीजें जो है वो हमें इससे लाभ जो है वो मिलेगा। इसलिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या बेस्ट मैनेजमेंट इंडिया जैसे मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हमारे लिए बन सकता है। ठीक है, एक सत्यमेव जयते में एक एपिसोड आपको दिखाया गया था, ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो उसको भी आप एक बार देख के समझ सकते हैं कि जो वेस्ट जनरेट होता है इंडिया में वो बीमारी का और विभिन्न प्रकार की एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा साधन है। यदि हम उसका प्रॉपर साइंटिफिक मैनेजमेंट करते हैं तो न केवल हम इन समस्याओं से निपटारा पाएंगे बल्कि हम उससे रिसोर्सफुल आइटम, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, कंपोस्ट, ये सब भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट से एनर्जी कन्वर्ट करने का जो प्लांट है वो है शेनज़ेन ईस्ट। कहां है, चाइना में है। कितनी क्षमता है इसकी, 165 मेगावाट। दूसरा दुबई वेस्ट टू ईस्ट प्लांट, इसकी क्षमता 185 मेगावाट, ये 2022 तक बनके तैयार होगा। यानी अभी दुनिया का सबसे बड़ा चाइना का ही है, जिस दिन ये तैयार हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा वेस्ट टू ईस्ट प्लांट कहां पर है, नरेला बावाना, दिल्ली में, और उसको बनाया किसने है, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एनडीएमसी। ठीक है, इसकी क्षमता है 24 मेगावाट। ठीक, अब यहां पर 2-3 बातें हमें ध्यान रखनी है। यदि केवल परीक्षा में पूछा जाए
या हमें भी समझना हो कि बेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ई बेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ट को शामिल करते हुए बेस्ट मैनेजमेंट किस मिनिस्ट्री का काम है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इज द नोडल एजेंसी फॉर बेस्ट मैनेजमेंट। यदि उसमें एक शब्द पहले जोड़ दिया जाए सॉलिड बेस्ट मैनेजमेंट, तो ये काम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, यानी आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। और यदि बेस्ट टू एनर्जी कर दिया जाए कि बेस्ट से एनर्जी बनाने का नोडल एजेंसी कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इतनी बातें हमने समझ ली, कुछ और बातें हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए, बायोमास एनर्जी में हम लोग देखते हैं बायोगैस कैसे बनाया जाता है। जेट्रोफा वगैरह के, जेट्रोफा या और अरंड वगैरह के जो बीज होते हैं उसके तेल से निकाल करके ये सब बनाया जाता है, ठीक है। तो कैस्टर सीड वगैरह है। तो इसके बारे में हम लोग पहले जब वीडियो ये वाला जो चैप्टर एनर्जी वाला शुरू हुआ था उसी में मैंने आपको ये बता दिया था। अब हम कुछ फैक्चुअल चीजें देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ पावर प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ बायोगैस प्लांट्स इंडिया में लगभग 50 लाख के आसपास हमारे यहाँ भारत में बायोगैस प्लांट्स हैं। यदि स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 9 लाख, आंध्र प्रदेश में 5.5 लाख और कर्नाटक में 5 लाख। दुनिया में यदि देखा जाए तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो बायोगैस प्लांट है वो डेनमार्क में है, जिसकी क्षमता 45 मेगावाट है। इंडिया में लार्जेस्ट जो बायोगैस प्लांट है वो मैथान विलेज, पाटन डिस्ट्रिक्ट, गुजरात, ठीक है। इंडिया फर्स्ट बायो सीएनजी फ्यूल प्लांट पुणे में है। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बायोगैस, दुनिया में सबसे ज्यादा बायोगैस का प्रोडक्शन करने वाला देश है चाइना। दूसरे नंबर पे यूएसए, तीसरे नंबर पे थाईलैंड, चौथे नंबर पे इंडिया और 5वें नंबर पे कनाडा। बायोडीजल, ठीक है, सॉरी अभी इसके पहले तो मैंने आपको जेट्रोफा वाली बात बताई थी वो बायोडीजल में, सॉरी। बायोगैस का मतलब है गोबर से या जितने प्रकार का जो अपने यहाँ डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह निकलता है, सड़े गले फल फूल पत्ते सब्जियां, उनसे निकलने वाली गैस बायोगैस कहलाती है। बायोडीजल जेट्रोफा प्लांट से मेनली बनाया जाता है। इसके अलावा कैस्टर सीड से भी बनाया जाता है और भी कई चीजों से बायोडीजल बनाया जाता है, ठीक है। और भारत में ये जो बायोडीजल बनेगा उसको डीजल में मिलाने के लिए एक प्रोग्राम लाया गया है, बायोडीजल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जिसमें अभी डीजल में 5% बायोडीजल मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये बायोडीजल वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोडक्शन बायोडीजल करने वाला कंपनी यूएसए, दूसरे नंबर पर ब्राजील, तीसरे नंबर पर इंडिया। यदि इंडिया में देखा जाए स्टेट वाइज तो आंध्र प्रदेश फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटक। उसके बाद हम आ जाते हैं हाइड्रोजन एनर्जी, इसको एनर्जी ऑफ फ्यूचर कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन एनर्जी के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो नोडल एजेंसी है। लेकिन हाइड्रोजन एनर्जी के फील्ड में जो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसका काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भारत में 2 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, एक फरीदाबाद और दूसरा गुड़गांव में, ठीक है, जिसको गुरुग्राम आजकल कहने लगा है। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होते हैं ये हम लोगों ने जब हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, ठीक है, तब हमने ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है, कैसे काम करता है और उसके बारे में जर्मनी दुनिया का पहला देश है जिसने हाइड्रोजन फ्यूल से अपना ट्रेन वगैरह चलाया है। तो ये सारी बातें हम लोग वहां पर कर चुके हैं। इसी के साथ हमारा ये बायोमास एनर्जी का चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। अब इसमें कुछ काम है जो आपको खुद करने हैं, ठीक है। फिर पुराने वीडियोज में मैंने इसके बारे में चर्चा कर दिया है। ओवरऑल बायोमास एनर्जी के क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या जो है कदम उठाए, जैसे बायोमास एनर्जी प्रोग्राम 2018, तो भारत सरकार ने इसमें कौन कौन से कदम उठाए हैं। जेट्रोफा के प्रोडक्शन के लिए सरकार बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स दे रही है, बायो एथेनॉल बनाने के लिए सरकार इंसेंटिव्स दे रही है। तो ऐसे तमाम चीजें आपको अपने लेवल पे करना है। तो अपने लेवल पे आपको क्या क्या करना है, ठीक है, आपको करना है बायोमास एनर्जी, इससे जुड़े हुए इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं ये आपको करना है। फिर डिसएडवांटेजेस क्या हैं आपको ये करना है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स, भारत सरकार ने कौन कौन से कदम इसको प्रमोट करने के लिए
उठाए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग जो कुछ स्कीम वगैरह है, ठीक है। और इसके बाद जो हमेशा की तरह हम लोग अपना कुछ सजेशंस देंगे कि ये सजेशंस हम इनकॉर्पोरेट करें ताकि हमारा ये जो बायोमास एनर्जी सेक्टर है वो काफी मात्रा में डेवलप हो सके, क्योंकि इसकी पोटेंशियल इंडिया में बहुत ज्यादा है। क्योंकि इंडिया में अभी भी जो प्राइम सोर्स है वो एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का बेस है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर बेस्ड बहुत कुछ हमारे यहाँ निकलता है, डोमेस्टिक बेस्ड बहुत कुछ निकलता है, म्यूनिसिपल बेस्ट हमारे यहाँ बहुत कुछ निकलता है, ठीक है। तो इन तमाम प्रकार के बेस्ट का बेहतर मैनेजमेंट करने के लिए भारत को बायोमास एनर्जी के सेक्टर में ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसी कौन कौन सी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है और हम क्या कर सकते हैं, ये तमाम आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्मॉल हाइड्रो एनर्जी और इसके बाद में ओशन एनर्जी। हाँ, बस ये 2 इंपॉर्टेंट बच गए हैं, ठीक है। और इसी के साथ हमारा एनर्जी सेक्टर कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।